जय हिंद सभी बच्चों के लिए। आज हम बेटा आर्मी का जो पेपर आता है आपके लिए, आर्मी जीडी का पेपर है, तो उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको और आपको बताएंगे कि पेपर किस तरीके से किया जाता है। देखो बेसिकली क्या होता है, जो आर्मी का पेपर होता है आपका, आर्मी जीडी का पेपर होता है, इसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, आपके 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और आपके 15 क्वेश्चन आते हैं जीके के, और आपके 15 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। देखो आर्मी जीडी का और आर्मी जो आपके पास ट्रेडमैन होती है उनका पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। रही बात लेवल की बात करें तो लेवल आर्मी जीडी क्लर्क वगैरह इन सबका पूरा का पूरा सेम रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेपर को कैसे सॉल्व करना है। आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे और लगभग आपके लिए 1 घंटा मिलेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा कि जीके और जीएस वाला पोर्शन है वो हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। वो क्यों करना है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन आते हैं तो मैक्स टू मैक्स ये मान लो कि 15-15 क्वेश्चनों को करने में आपको मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 10 या 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद हमें आराम से करना है मैथमेटिक्स को और रीजनिंग को। अब मैथ्स और रीजनिंग में भी मेन समस्या कहां आती है बच्चों को, कई बार क्या करता है वो स्टार्टिंग की ही 2 या 3 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दे देता है। तो वहां पे क्या होता है कि कई बच्चे स्टार्टिंग में ही अटक जाते हैं, तो फिर उनका मामला खराब हो जाता है, आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाते वो इतने अच्छे तरीके से। तो इसलिए हमें मैथ्स और रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको हमें छोड़ते हुए चलना है, और उसके बाद क्या करना है, जैसे जैसे जो नहीं आ रहा उसे छोड़ते जाओ, जो आता जा रहा है उसे करो। और लास्ट में जो आपके क्वेश्चन बच रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में डिफिकल्ट होते हैं, तो जो 2 या 3 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हमें लास्ट में करना है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि मैथमेटिक्स में एक साथ चलते हैं, शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन में अटक गए, और आप जानते हो 1-2 क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो उसके बाद पूरा मौसम बिगड़ जाता है, और मौसम बिगड़ने के बाद फिर ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको भी आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें जो क्वेश्चन कहीं भी थोड़ा बहुत अटक रहे हैं छोड़ देना है, 2-3-4 जितने भी हैं स्टार्टिंग में छोड़ देने हैं, उन क्वेश्चनों को बाद में देखना है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे आते हैं क्वेश्चनों को करते चले जाते हैं लेकिन ओएमआर छोड़ते चले जाते हैं। प्रत्येक 5 क्वेश्चनों को करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जो ओएमआर है ओएमआर शीट को भरना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि एक साथ के लिए छोड़ दे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम एक साथ के लिए छोड़ देते हैं कि हमने 25 क्वेश्चन कर लिए और उनके गोले काले कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ऐसे करते हैं और बीच में कोई छूट जाता है, बाकी करते हैं। हमें गोले करना है 25वें क्वेश्चन का और देख रहे हो ओएमआर में 26वें का कर दिया आपने, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 5-5 के पेयर में हमें इसलिए करना है कि मान लो कहीं कोई मिस्टेक भी होती है तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन का ही लॉस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम आपको आर्मी के पेपर की ओर। ठीक है, मैं आपके लिए लगभग यहाँ 50 पेपर कराऊंगा और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मैथ्स और रीजनिंग के। देखो मैथ्स और रीजनिंग का फिक्स है लेवल, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आज पेपर आ जाए आपके लिए, आप मैथ्स और रीजनिंग में नहीं अटकोगे, क्योंकि अभी जो 28 मार्च को पेपर हुआ था जीके जीएस का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था। और जीके जीएस का तो ऐसा है कि यदि पेपर डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट है, तो कोई भी बच्चा नहीं कर पाता, और यदि आपके पास पेपर इजी है तो सभी कर देते हैं, 2-4 क्वेश्चन का ही फर्क पड़ता है। तो हमें सबसे पहले जीके जीएस को सॉल्व करना है और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग को। अब चलते हैं, बिना समय गवाए हम पेपर शुरू करवाते हैं। और ये जो पेपर मैं यहाँ करवा रहा हूँ, जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आपके मिलने वाले, उन सब बच्चों को बता देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज का फायदा मिल सके। आइए बिना टाइम खर्च किए हम पेपर सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले सामान्य ज्ञान, मैंने जैसे बताया मैं आपको उसी ऑर्डर में पेपर करूंगा और पेपर भी आपके पास उसी ऑर्डर में आएगा। तो देखो सबसे पहला आता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है। देखो राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ पे सबका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल हो या प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, सबका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इसके बाद आता है भारत का संविधान का मूल पत्र तैयार करने की समिति के अध्यक्ष कौन थे।
ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि संविधान से कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरीके का तो भीमराव अंबेडकर पे टिक लगा देते हैं। देखो भीमराव अंबेडकर हैं वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी के? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत संविधान का मूल पत्र तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर, इसमें नहीं है, सरदार पटेल भी नहीं है और आपका जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। इसके हैं आपके मूल प्रति के राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। तो संविधान का जो मूल पत्र तैयार किया था उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? अब देखो नील नदी का वरदान सीधी सी बात है, जिस देश में होकर गुजरती है उसी देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। तो इसमें कौन सा आता है आपका? इजिप्ट। मिस्र को ध्यान रखना नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र और इजिप्ट एक बार थोड़ा सा देख लेना इस क्वेश्चन में, मिस्र और इजिप्ट आपके एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। मिस्र को ही अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं हम? इजिप्ट बोल देते हैं। तो किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र या इजिप्ट, एक ही है, ये अलग अलग देश नहीं है। इजिप्ट मिस्र को ही बोला जाता है। देखो नील नदी के बारे में ध्यान रखना, सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी आपकी नील नदी है। यदि लंबाई के हिसाब की बात करें लगभग 650 किलोमीटर है। और यदि बहाव क्षेत्र बात करें कि भाई सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कवर कौन सी नदी करती है, तो उसमें आपका आंसर होगा अमेजोन नदी। अमेजोन नदी बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। और लेंथ की बात करें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिस्र की नदी, मिस्र की नील नदी आपकी। इसके बाद आते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने की थी, एक सुरक्षा बल के रूप में की थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके बाद आते हैं आगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देखो जय जवान जय किसान का नारा जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने आपका जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और लास्ट में इसमें एक शब्द और जोड़ा था, जय विज्ञान। वो जोड़ा था आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये किसने दिया था, तो ये किसने दिया था? आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने। और यदि जय जवान और जय किसान के नारे की बात की जाए तो वो आपका दिया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इसके बाद आता है आपका विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ध्यान रखना खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद आता है कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? देखो ग्रहों से क्वेश्चन अमूमन आपके लिए आते हैं। तो कौन सा ग्रह द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के लगभग समान है? तो इसका आंसर होगा शुक्र। देखो शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग पृथ्वी के एक समान है, या पृथ्वी का जुड़वा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा होगा? तो कौन सा होगा जुड़वा ग्रह पृथ्वी का? कौन सा होगा? शुक्र ग्रह। शनि ग्रह की बात करूं मैं तो देखो शनि ग्रह है आपके पास, ये सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। सबसे ज्यादा क्या है इसके? उपग्रह। तो सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है आपके पास? शनि। इसके बाद बृहस्पति। देखो ध्यान रखना बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? तो देखो पृथ्वी को बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। देखो भूमध्य रेखा क्या है? ये आपके पास पृथ्वी है, ये जो काटती है बताइए, ये जो बिल्कुल इसके बीचों बीच जाती है, इसको हम कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा को ही आप 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। 0 डिग्री क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और इसी को आप विषुवत रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। देखो एक ही है, अलग अलग नाम भी दे सकता है।
जीरो डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? देखो पिछोला झील आपका उदयपुर है, झीलों की नगरी कहा जाता है। एमपी में भोपाल को भी झीलों की नगरी बोलते हैं। तो पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में आपकी सुकमा झील है, और श्रीनगर में आपकी डल झील है। कौन सी झील है? डल झील है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है आर्मी में कि डल झील कहाँ स्थित है। तो डल झील कहाँ पे स्थित है? आपकी श्रीनगर में स्थित है। राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? तो राष्ट्रपति भवन में देखिए कुल कितने कमरे हैं? 270, 240, 340, 250। तो इसका राइट आंसर होगा 340। राष्ट्रपति भवन में कुल 340 है। इसके बाद आता है पेनल्टी किक कौन से खेल से संबंधित है? देखो पेनल्टी किक हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है पेनल्टी किक? हॉकी से संबंधित है। झारखंड की राजधानी क्या है? आर्मी के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना, राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे वो देश की हो चाहे किसी राज्य की हो। तो मेन कंट्री है, आपको उनकी राजधानी प्लस उनकी मुद्रा याद रखनी है। और इसके अलावा भारत के सभी राज्यों की राजधानी आपको विशेष रूप से याद रखनी है। और जो अपने नॉर्थ ईस्ट वाले हैं जिनको सेवन सिस्टर बोलते हैं, आपके असम हुआ, उधर आपका नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, तो वो जो स्टेट है उनकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। यहां पे दिया आपको झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो देखो झारखंड की राजधानी आपकी कौन सी है? रांची। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? देखो हमारे भारत में ज्यादातर नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। बहुत कम नदियां ऐसी हैं जो कि आपकी अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो देखो आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी है? नर्मदा नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो देखो महाराष्ट्र समुद्र तट पे, गुजरात समुद्र तट पे, उड़ीसा है। तो कौन सा हो गया इसमें से? पंजाब हो गया। तो कौन सा राज्य नहीं है? पंजाब नहीं है। तो देखो ये आपके जीके के 15 क्वेश्चन हो गए। आप खुद देख लो, यदि आपको जीके के क्वेश्चन आते हैं तो हद मार के 10 मिनट आपको लगेंगे इनको करने में, नहीं तो 10 मिनट भी नहीं लगते। यदि आपको जीके क्वेश्चन आते हैं, आप ये मान लो कि 10 मिनट में तो आप, यदि 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप उनके गोले भी गाले कर दोगे। अब इसके बाद आते हैं हम जीएस के क्वेश्चनों पे। अब आ जाओ जीएस। देखो सबसे पहले आता है कपड़ा धोने के फोड़े का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो सबसे पहले आता है सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं या खाने का सोडा बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड ध्यान रखना क्या है? नमक। इसके बाद है आपका सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट है आपका Na2CO3। ये आपका कपड़े धोने का सोडा कहा जाता है, का सोडा कहा जाता है। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन ऐसे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है? NaOH। NaOH या जिसको बोलता हूं मैं कास्टिक सोडा, NaOH। इसके बाद आता है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। इसको बोलता हूं बेकिंग सोडा। देखो आपके केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूले हैं, ज्यादातर फॉर्मूले हैं जल का है, भारी जल का है, फिटिग्री का है, ठीक है, सीमेंट का है। तो फॉर्मूले आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। फॉर्मूले हो गए, प्रतीक हो गए, तो एक से ज्यादा नहीं 30 तक आप उनका क्रम भी याद रखना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके केमिस्ट्री से। इसके बाद मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? देखो ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा, मानव कंकाल में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? 206 होती हैं।
अब आओ इसके बाद वायु दाब मापने का उपकरण कौन सा है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन में दिया है आपके पास बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर ही वायु दाब मापने के काम आता है, बैरोमीटर ही वायु दाब नापने के काम आता है। बाकी पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये स्फेरोमीटर लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता नहीं, सॉरी, लेंस की सतह की वक्रता, लेंस की सतह की वक्रता नापने के कारण कौन सा आता है आपके पास स्फेरोमीटर। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर द्रव घनत्व मापी है। कौन सा है? द्रव घनत्व मापी। और ये थर्मामीटर क्या है? तापमान नापने का काम आता है। क्या नापने का काम आता है? तापमान। ये क्या आता है? तापमान। तो आप देखो जितने भी हैं आपके ये उपकरण, आपको उपकरण भी याद रखने हैं, प्लस में किन किन मेन उपकरणों की खोज किसने की, जैसे टीवी की खोज किसने की, रेडियो की किसने की, टेलीफोन की किसने की, जनरेटर की किसने की, डायनामाइट की किसने की, एक्सरेज की किसने की। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि खोज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो कुछ एक चीजें ऐसी हैं साइंस में और जीके में, कुछ एक चीजें ऐसी हैं फिक्स है, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो एक अलग से क्लास लूंगा मैं आपको, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता दूंगा। अब तक के जो भी एग्जाम है, मैं लगभग 2013 से पढ़ा रहा हूं, तो उसके बाद जितने भी एग्जाम है ज्यादातर मैंने देखे हुए हैं। तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको एक क्लास में सारे चैप्टर वाइज बता दूंगा कहां से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और कहां से नहीं किए जाते हैं। इसके बाद आता है, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 19, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है। देखो ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है, कौन सी होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। कौन सी होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। इसके बाद आता है गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है? देखो गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है आपकी एसिटिलीन। कौन सी है? एसिटिलीन। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। देखो हीरा ग्रेफाइट कार्बन के भाग हैं, इनमें एक और होता है, कौन सा? फुलरीन। हीरा ग्रेफाइट क्या है आपके? कार्बन के ही अपर रूप है, एक फुलरीन भी होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? अपर रूप आ जाएगा। वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है। अब देखो ये आपको सबको पता होगा, पूरे सौर मंडल में अब तक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? वायुमंडल है। शुक्र का मैंने आपको बता दिया था कि इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति के बारे में बात करें तो जो आपके पास बृहस्पति ग्रह है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध की बात करें तो बुध, ध्यान रखना, ये सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक, किसके? सूर्य के। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है आपका? बुध ग्रह है। इसके बाद आओ, निम्न में विद्युत का कुचालक होगा। अब देखिए विद्युत का कुचालक क्या है? नमक का घोल, शुद्ध पानी, ग्रेफाइट या नाइट्रिक एसिड। तो विद्युत का कुचालक क्या है? शुद्ध पानी। देखो आप जो नदियों में, झीलों में, घर पे जो पानी होता है वो शुद्ध पानी नहीं होता, उसमें आपके जो पानी में आपके बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, इसलिए वो पानी होता है विद्युत का कुचालक होता है। तो इसलिए जो प्योर वाटर होता है, एकदम शुद्ध पानी होता है जिसमें कोई भी खनिज लवण नहीं होता, वो आपका विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण अधिकतम। देखो अधिकतम की बात करें वो बैंगनी रंग के लिए होता है, और आपका लाल रंग है इसके लिए वो कैसा होता है? न्यूनतम होता है। लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग के लिए कैसा होता है? वो अधिकतम होता है। अभिसारी लेंस वह होता है, अभिसारी लेंस कौन सा है? जिसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। ध्यान रखना, अभिसारी लेंस का जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बनता है। आगे आता है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। देखो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, क्योंकि वहां पर कोई भी बैरियर नहीं होता, प्रकाश की किरणें सीधी जाती हैं, तो वो सबसे ज्यादा वेग कहां पे होता है? निर्वात में होता है।
इसके बाद आता है दो गेंद समान तापमान पर टक्कर मारती हैं, तो ध्यान रखना संवेग संरक्षित रहता है, जो आपका संवेग है वो संरक्षित होता है। इसके बाद किसी द्रव के वाष्पन की दर निर्भर करती है, देखो द्रव की प्रकृति पर भी करता है, कौन सी प्रकृति है, और द्रव और वायु के तापमान पर भी है, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल है इस पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब इन सभी पर निर्भर करता है कि वाष्पन दर क्या होगी। इसके बाद आता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी चीज परिवर्तित नहीं होती, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होती है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। देखो वेग भी परिवर्तित होता है, यदि सघन से विरल में जाता है, विरल से सघन में जाता है तो होता है। ऊष्मा पाकर ठोस पदार्थों का, देखो ऊष्मा पाकर ठोस पदार्थ है, जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देंगे तो उसके जो अणु हैं उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो इसका मतलब आयतन बढ़ेगा। घनत्व नहीं बढ़ेगा, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका P = m/v। जब आपके पास आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व घटेगा ना कि बढ़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ता है। तो ये आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स पे, तो देखो मैथ्स पे आते हैं। इसके बाद यदि एक संख्या के 3/8 और 2/7 का अंतर 50 है तो वह संख्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, पहला वो संख्या मान लेते हैं x, तो आप सीधा करो 3/8x माइनस 2/7x बराबर 50, और इसको सॉल्व करो और किसका मान निकालो, x का। लेकिन मैंने बच्चों आपको बताया है कि हमें गणित में किसी भी स्तर पर कहीं भी x मानने की जरूरत नहीं है, हम सारे ही क्वेश्चन बिना x के करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप एक ऐसी संख्या मानो, देखो या तो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चनों को हम वैल्यू सिस्टम से करेंगे, अदरवाइज हम अपने हिसाब से कोई भी संख्या मान के करेंगे। तो देखो यहां नीचे 8 और 7 है, आप एक ऐसी संख्या मानो, देखो मान लेते हैं हमारे पास वो संख्या कितनी है, हमने मान ली वो संख्या 8 और 7 का भाग जाए, वो हमने क्या मान ली, 56 मान ली। अब संख्या का 3/8 निकालो बेटा, 3/8 गुणा 56 करो, तो 8 7 56, 7 तिया 21 हो गया। और 2/7 निकालेंगे इसका, तो 2/7 गुणा 56 करो, 7 8 56, 8 दूनी 16। अंतर की बात करते हैं बेटा, तो यहां पे अंतर आपके पास कितना आ गया, 5। कितना आ गया अंतर, 5। वैल्यू सिस्टम लगाओ डायरेक्ट, जो ऊपर है वही नीचे आएगा। आपके पास अंतर कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में, 50, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। आपके पास अंतर दिया है कितना, 50, अंतर के नीचे अंतर आ जाएगा, यहाँ पे अंतर कितना है, 5, अंतर कितना आ गया, 5। अब हमें बताना है कि वो संख्या कितनी है, हमने संख्या कितनी मानी है, 56, तो 56 का क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 5 से 10 बार कट गया, कितना आ गया, 560। आप जब यहां ये x मान के सॉल्व करोगे तब भी आंसर कितना आएगा आपके पास, 560। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 560 आ जाएगा। यदि किसी संख्या के 16% का 40% 8 है तो वह संख्या होगी। देखो डायरेक्ट करो इसको, संख्या मान ली x, क्वेश्चन के हिसाब से चलो, x का 16% का 40% और ये कितना है, 8। अब आप आओ बेटा यहां पे x बराबर 8 गुणा 100 गुणा 100 अपॉन में 16 इंटू में 40। 8 से 2 बार, 2 से 50 बार, 0 0, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार और 2 से 25 बार, और 25 गुणा 5 कितना आ गया, 125। तो आपके पास वो संख्या कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी वो संख्या, 125 आ जाएगी। इसके बाद आइए आगे, मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है, दोनों की उम्र का योगफल 60 वर्ष है, तो मोहन की आयु होगी। तो देखो सबसे पहले यहां लेंगे हम पिता और यहां लेंगे हम मोहन।
मोहन की उम्र पिता की उम्र का 1/3। मान लेते हैं मोहन के पिताजी 1 साल के, तो मोहन कितने के हो गए? 1/3 के। इसका अनुपात निकालो डायरेक्ट, तो देखो इसका अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3:1। मतलब मोहन के पिता की आयु 3 साल आ गई और पुत्र की आयु कितनी आ गई? 1 साल। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है आपके पास, यदि पिता और पुत्र दोनों की आयु कितनी है? 60 साल। दोनों की आयु कितनी है? 60 साल। तो हमें पुत्र मतलब मोहन है, तो मोहन की आयु ज्ञात करनी है। फिर वैल्यू सिस्टम लगा देना है डायरेक्ट। मैंने बताया था हमें एक्स तो गणित में मानना ही नहीं है। तो मोहन की उम्र पिता की उम्र का 1/3 हो गई। मान लिया पिताजी 1 साल के हैं, तो मोहन कितने साल का हो गया? 1/3। तो अनुपात आ गया 3:1। आप देखो यहां ये दोनों की कुल आयु, वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं। वैल्यू सिस्टम मतलब क्या होता है? जो चीज ऊपर है वही नीचे आती है, और जो हमें ज्ञात करनी है वो कहां जाएगी? गुणा में आ जाएगी। दोनों की उम्र के नीचे दोनों की उम्र, तो दोनों की उम्र कितनी है यहां पे? 4 साल। 3 और 1 4 साल। मोहन की आयु ज्ञात करनी है तो मोहन की आयु का गुणा कर देंगे। मोहन कितने का है? 1 का। तो कितने साल आ गए? 15 साल। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? मोहन की आयु कितनी आ गई? 15 साल। यदि पिता की आयु पूछेगा 3 का गुणा कर देंगे, 15 3 45 आ जाएगा, या फिर 60 में से आप 15 घटा दो तो भी कितना आएगा? 45। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का HCF। देखो HCF का मतलब है मैस है, जिसको महत्तम समाप्यवर्तक बोलते हैं। ठीक है, HCF का मतलब है महत्तम समाप्यवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब है आपका लेस है। लेस है कितना है? 210। यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना है विशेष रूप से। यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये होता है आपका लेस है गुणा मैस है। ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा आता है यहाँ पे क्वेश्चन। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लेस है गुणा मैस है। आपके पास पहली संख्या कितनी है? एक संख्या 35 है, दूसरी संख्या क्या मान ली? x। लेस है, लघुत्तम समाप्यवर्तक कितना है आपके पास और मैस है कितना है? 210 गुणा में 7, या मैं कहूं x बराबर 210 गुणा 7 बट्टा में 35। 7 से 5 बार, 5 से कितनी बार? 42 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 42 होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? 42 होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आगे आते हैं। एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो एग्जाम के दृष्टिकोण से मैथमेटिक्स का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। देखो क्षेत्रमिति एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत बार आपके 5-5 6-6 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो ध्यान रखना, हमें मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले याद रखने हैं और इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप ये मान के चलो कि मेंसुरेशन के 5 क्वेश्चन है, आपके साइंस में 3 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उनका लगाएं तो 5-5 क्वेश्चन वहां से हो गए। तो या तो पूरा फिजिक्स पढ़ लो या फिर पूरा एक मेंसुरेशन पढ़ लो, बात बराबर है। यदि हम अंकों के लिहाज से बात करें तो कई बार 6 से 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए एक त्रिभुज का आधार है 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का जो आपके पास क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार क्या है बताओ? 1/2 12 गुणा में
5, 6 पंजे कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यदि आपसे परिमाप या परिधि पूछी है, परिमाप या क्या पूछा है, परिधि, तो यूनिट होगी आपकी जो भी है सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्रफल पूछा है तो उसकी यूनिट होगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपसे आयतन पूछा है, क्या पूछा है, आयतन, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर की घात कितना 3। कई बार क्या करता है, इसी में इनके बजाय ये भी 30 दे दिया, यहां 30 सेंटीमीटर दे दिया, यहां 30 सेंटीमीटर घात 3 दे दिया, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 30 सेंटीमीटर करे आते हैं या फिर 30 सेंटीमीटर क्यूब करे आते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको मैंने बता दिया है। परिमाप या परिधि पूछी है तो यूनिट सेंटीमीटर आएगी, यदि क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और यदि आपसे आयतन पूछा है तो सेंटीमीटर की घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद आओ आगे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य कितना है 3000 और 17% लाभ पे बेचना। देखो क्रय मूल्य देखो आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास 3000, हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, देखो सीधा सा, और विक्रय मूल्य कब ज्ञात करना है, जब 10% का क्या है लाभ है। देखो सीधा सा वैल्यू सिस्टम लगा देना है। मान लो कोई भी चीज आप कितने रुपए में खरीद रहे हो, 100 रुपए में खरीद रहे हो, कितने रुपए में खरीद रहे हो कोई भी चीज 100 में। यदि लाभ है, देखो 100 इसलिए मानते हैं हम हमेशा कि 100 पर प्रतिशत निकालना आसान होता है। प्रतिशत निकालना, जैसे मान लो 20% निकालना है, 100 का 20% डायरेक्ट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहां पे आपसे पूछा है 10% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 110। वैल्यू सिस्टम लगाओ डायरेक्ट बेटा, जो वैल्यू दी है आपके पास क्या है वैल्यू 3000, 3000 किसकी है, क्रय मूल्य की है, और हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं 100 में खरीदी है। आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, जब 17% का लाभ है तो 17% के लाभ पे कितना हो जाएगा 117, तो ये आप काट दीजिए और यहां से आ जाएगा आपका 3510। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 3510 होगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी। देखो आप ये ट्रिग्नोमेट्री में दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो या तो आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना कि साइन थीटा बराबर दे दिया 8/15, तो बताओ कॉस कितना है, टेन कितना है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो साइन 60 की बात करते हैं, ये 1/2 ये मान होता है आपका साइन 30 का, √3/2 किसका मान है बेटा साइन 60 का, 1/√2 किसका मान है साइन 45 का, और ये किसका मान है साइन 90 का। और ध्यान रखना साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, साइन 0 का मान क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको याद करने हैं। याद रखने की जो ट्रिक है, जो टेबल है, मैं क्लासरूम में आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद आइए आप एक बात कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण दूसरे कोण से दोगुना है तो बड़े कोण की माप कीजिए। देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है आपका कितने डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण। अब ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, ये एक कोण दे दिया 90 का, एक कोण कितने का दे दिया है 90 का, ये कोण दे दिया 90 का, 90 डिग्री का दे दिया ये कोण। अब देखिए एक कोण दूसरे का दोगुना है, इसको मान लो θ1, इसको मान लो θ2, θ1 अनुपात θ2 दे दिया मान लो 1/2। एक कोण दूसरे का दोगुना है, मान लो एक कोण 1 का है, दूसरा कितना होगा 2 का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। कितना होता है 180। तो हमारे पास θ1 प्लस θ2 कितना होगा 90, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 है, इस कोण का अकेले का मान 90 है, इन दोनों का मान कितने के बराबर होगा 90 के बराबर। आपसे पूछा है बड़े कोण की माप, तो डायरेक्ट ज्ञात करो θ2 बराबर 90 बटा वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं 2 और 1 3, 2 और 1 कितना 3, मल्टीप्लाई बाई θ2 बड़ा कोण ज्ञात करना है तो बड़े कोण का गुणा कर दो, तो 30 दूनी कितना आ जाएगा 60। नहीं तो एक तरीका और है इसको करने का, वो हम कर सकते हैं θ1 अनुपात θ2, ये x हो गया, ये 2x हो गया,
इनका योगफल x प्लस 2x बराबर 90 और ये 3x बराबर हो जाएगा 90। यहां से x का मान आ जाएगा 30 डिग्री। 30 यहां रख दो 30 और ये कितना आ जाएगा 2 गुणा 30 कितना आ जाएगा 60। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कंप्लीट मैथमेटिक्स में हमें x का यूज कहीं भी नहीं करना है, मतलब नहीं करना है कहीं। इसके बाद आओ अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो ए काम को 12 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुल काम निकालना है। कुल काम एक ऐसी संख्या मानो जिसमें 12 का भी भाग जाए और 8 का भी जाए। अब संख्या मानने का तरीका क्या है? आप पहले बड़ी संख्या देखिए, यहां पे 12 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हमने 12 में 2 का गुणा किया, 12 दूनी 24। 24 में देखो 8 का भी जा रहा है और 12 का भी जा रहा है। मान लो 2 का गुणा करने पे नहीं आता तो हम 3, 4, 5 का गुणा करते, वहां से संख्या आसानी से आ जाती है। तो ये 24 आपके पास कुल काम हो गए। अब ए की बात करें, 12 दिन में 24 काम, एक दिन में 2 काम। ए और बी दोनों की बात करें, 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 3 काम। आगे पूछा है बी काम करेगा। हमें कुल काम कितने करवाने? 24। कितने काम करवाने? 24। ए की बात करूं, 12 दिन में 24 काम, एक दिन में 2 काम। ए और बी की बात करूं, 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 3 काम। तो बेटा अकेला बी एक दिन में कितने काम करेगा? देखो ए अकेला 2 काम कर रहा है, ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो बी कितने काम करेगा? दोनों एक दिन में 3 कर रहे हैं और ए एक दिन में 2 कर रहा है, तो अकेला बी एक दिन में कितने करेगा? 1 काम। तो 24 में 1 का भाग दे देंगे, कितने दिन आंसर आ गया? 24 दिन। तो बी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 24 दिन में। ए 12 दिन, बी 8 दिन, दोनों का एलसीएम, टोटल काम आ गया 24। अकेले ए की बात करें, 12 दिन में 24 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम। ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में 24 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम। अकेले बी की बात करते हैं, यहां पे ए अकेला एक दिन में 2 काम और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम। तो अकेला ए एक दिन में, अकेला बी एक दिन में कितने काम करेगा? 1 काम। 24 काम कितने दिन में हो गए? 24। एक वृत्त का व्यास, देखो ये आपके पास वृत्त है, ये आपके पास व्यास है जिसको बोलते हैं डी, और ये कितना है आपके पास? 28 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो परिमाप या परिधि एक ही चीज होती है, परिमाप या परिधि एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं है। तो देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये कंप्लीट एक साइकिल में, एक चक्कर में जो तय की गई दूरी है, वो क्या होगी आपके पास? परिमाप या परिधि। तो हमें पता है जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। यहां पे आर क्या होती है? आपकी त्रिज्या। पाई का मान क्या होता है? 22/7। अब देखो यहां पे हमें त्रिज्या चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास व्यास दिया है। तो देखो ये जो आधा होता है, इधर का आधा, ये आर होता है, ये क्या होता है? आर। तो एक फॉर्मूला होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या बराबर होता है क्या? व्यास। या मैं कहूं जो व्यास है वो त्रिज्या का दोगुना है, या जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी? व्यास की आधी हो जाएगी। तो आर बराबर आ गया 28/2, कितना? 14। त्रिज्या कितनी आ गई? 14। आप आर का मान यहां पे रख दो बस, 2 गुणा 22/7 गुणा में आर का मान कितना है? 14। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 22 चौका 88 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। मैंने बता दिया है परिधि या परिमाप जो भी है, जो उसकी यूनिट है वो सेंटीमीटर होगी या मीटर होगी। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इसके बाद आओ आगे। अच्छा 0.45 अपॉन में ये डेसिमल से ये क्वेश्चन, तो देखेंगे इसका मान क्या होता है। देखो सीधा सा है, पहले पूरी संख्या लिखो 45 45 अपॉन में, देखो यहां नीचे कितने पॉइंट
9। यही देखो, इसको करने का सीधा सा तरीका है, पहले पूरी संख्या लिखो 45, यहां या पॉइंट 45 कितने अंक के बाद है, पॉइंट 4, तो नीचे से पॉइंट को हटाएंगे तो 4 का गुणा कर देंगे, और ऊपर से पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट, देखो दोबारा पूरा ही दोबारा बता देता हूं एक बार, 0.45 अपॉन में 0.0009। देखो 2 से 2 पॉइंट हटा दो, ये 45 अपॉन में कितना आ गया, 0.09 आ गया। दूसरे तरीके से नहीं करते, हम डायरेक्ट करते हैं। 45 बटा में 2 का यहां से हटा दिया, 2 का यहां से हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे इन दोनों के आगे से पॉइंट हटाना है, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो और यहां क्या लिख देंगे, 9। 5 बार कट गया, कितना आंसर आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 500। मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मैंने बताया 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, तो कई बार क्या है कि 1 या 2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सीधे फॉर्मूले के पूछ ले जाते हैं। एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा, देखो 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसी का भी फॉर्मूला नहीं है पूरी मेंसुरेशन में, ये भी किसी का फॉर्मूला नहीं है। एक शंकु, शंकु का मतलब होता है कोण, देखो ये वाली जो आकृति होती है आपके पास, ये किसकी आकृति होती है, शंकु की आकृति होती है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच ये किसका आयतन है, ये आपके पास बेलन का आयतन होता है। किसका आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, मैं आपको यहाँ 3 फॉर्मूले बता रहा हूं, और वो 3 फॉर्मूले एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1। दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान भी क्या होता है, 1। और तीसरा है स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान भी क्या होता है, 1। ये सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद आता है 45। यदि 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है, तो एक तो डायरेक्ट है, इसको फॉर्मूले से करें, m1 d1 h1 बराबर w1 m2 d2 h2 बराबर w2। देखो m1 पहले प्रकार के आदमी है, d1 पहले प्रकार के आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, h1 पहले प्रकार के आदमी एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, w1 पहले प्रकार के आदमियों द्वारा किए गए कार्यों की संख्या, m2 दूसरे प्रकार के आदमी है, d2 दूसरे प्रकार के आदमी कितने दिन काम करते हैं, h2 दूसरे प्रकार के आदमी एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, और w2 किए गए कार्यों की संख्या। अब सीधा देखो 10 आदमी, m1 10 है, d कितने दिन में, 30 दिन में, h आपको दिया नहीं है, कोई भी एक काम है, कितना काम है, कोई भी एक काम है, तो इसी एक काम को 15 आदमी कितने दिन में मान लिया, d2 दिन में, तो यहां से हम d2 निकालेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, d2 ऊपर आ जाएगा इधर, तो ये कितना हो गया, 10 गुणा 30 बटा में 15, 15 दूनी 30, कितना आ गया, 20 दिन आ गया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 20 दिन। या फिर 10 आदमी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, काम बराबर कर दो, 15 आदमी काम को x दिन में पूरा करेंगे, काम बराबर कर दो दोनों तरफ, 10 आदमी 30 दिन में, 15 आदमी x दिन में, तो यहां से डायरेक्ट x बराबर 10 गुणा 30 बटा में 15, तब भी आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया क्वेश्चन को करने का। तो आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से क्वेश्चन को कर देना। मैथ्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक एक क्वेश्चन को करने के कई कई मेथड होते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को करने के 2-2 3-3 मेथड बना दूं, लेकिन उससे अपना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। हम जो भी शॉर्ट से शॉर्ट तरीका होगा उसी से क्वेश्चन को करेंगे।
अब देखो ये मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कई बार ध्यान रखना सीरीज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो बहुत कई बार ऊट पटांग सीरीज दे देता है, तो हमें उनमें नहीं उलझना है, सेम मैथ्स की तरह ही करना है। जब हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए, रुक जाना है, छोड़ देना है, लास्ट में ही सॉल्व करना है उसको। मैथ्स रीजनिंग में ध्यान रखना, कई बार जो एग्जामिनर है चला के जो स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन है उनको डिफिकल्ट डाल देता है, इसलिए ताकि बच्चे अटक जाएं, और उससे क्या है कि एक बार दो तीन क्वेश्चन में आप अटक गए, कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा और फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, वो आप नहीं कर पाते। अब आओ, बाटा शब्द से अक्षरों का परस्पर योग क्या होगा? बाटा, देखो शब्द अक्षरों का परस्पर योग मतलब ए एक पे आता है, बी दो पे आता है, सी तीन पे आता है, डी चार पे आता है। इसी तरीके से बी, देखो बी ए टी ए, बी दो पे, ए एक पे, टी 20 क्रिकेट, और ए कितने पे? एक पे। तो कितना आ गया? 24। तो परस्पर योग क्या होगा इनका? 24 होगा। इसके बाद आ जाओ, ये सीरीज आ गई। देखो सीरीज बहुत तरीके होती है, यहाँ पे सीरीज आ गई ए जेड। देखो ए के अपोजिट जेड होता है, जैसे हम लिखते हैं ना ए बी सी डी ई एफ जी एफ ई एक्स वाई जेड। ऐसे ही इनको उल्टा लिखें, ए बी सी एक्स वाई जेड अपोजिट डब्ल्यू वी, इस तरीके से लिखें। तो देखो ये ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा बाई क्रक्स ड्यू, और उसके बाद इवनिंग। तो ई का उल्टा क्या आ गया? वी। यहां जो दिए गए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट वाले दिए गए हैं, तो हमें ये याद रखने हैं। सबसे पहली चीज, ये दोनों क्वेश्चन है आपके, वो आपके बाटा हुआ ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, ये दोनों क्वेश्चन आपके अल्फाबेटिक से हैं। तो अल्फाबेटिक में आपको सबसे पहला ये याद रखना है कौन सा शब्द कहां पे आता है, कौन से नंबर पे आता है, उसके बाद कौन से के अपोजिट कौन सा आता है। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 48। भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हमें बताना है सबसे अलग कौन सा है। देखो सबसे अलग गाय, जानवर, जेब्रा, लोमड़ी। हमें पता है गाय, जेब्रा, लोमड़ी तीनों क्या है? जानवर। तो अलग कौन सा हो गया इसमें? जानवर। इसके बाद आओ, भिन्न शब्दों को ऊपर से नीचे रखने पर तीसरा कौन सा होगा? कमर, आंख, चोटी, होठ। तो देखो सबसे पहले आओ, सबसे ऊपर क्या आएगा? चोटी। चोटी से नीचे आंख, आंख से नीचे होठ, और होठ से नीचे क्या आएगा? कमर। ये आपका सबसे नीचे हो गया। तो ऊपर से नीचे रख रहे हैं हम, ऊपर से नीचे रख रहे हैं, तो कौन सा आएगा तीसरे पे? होठ आएगा। तीसरा कौन सा होगा नीचे से? होठ। इसके बाद आ जाओ आप लास्ट क्वेश्चन पे। देखो ए बी का बेटा है, बी सी की बेटी है, सी डी का पति है, और डी ई की माता है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे? सीधा सा पहले बनाओ, ए बी का बेटा है। देखो ए बेटा है, पुरुष है, तो हमें स्क्वायर में बंद करना है, और यदि महिला है तो हम उसको, देखो ये पुरुष है, पुरुष है तो स्क्वायर में करना है, और यदि महिला है तो किस में करना है? ये इन सर्कल करना है। अब ए बी का बेटा है। देखो ए बेटा है किसका? बी का। हमें बी की नहीं पता है कि बी इसका मां है या पिता है, जो भी है आगे देखते हैं। बी सी की बेटी है। अब बी बेटी है तो इसका मतलब ये क्या हो गई? महिला है। और किसकी बेटी है? सी की बेटी। सी डी का पति है। देखो सी पति है तो पुरुष है, और डी का पति है तो डी क्या है? महिला हो जाएगी। ध्यान रखना यहां पे सी पति है किसका? डी का। तो सी पुरुष हो गया और डी क्या हो गई? महिला हो गई। यहां सी दोबारा बनाते हैं, ए बी, और ये सी पति हो गया किसका? डी का। आगे दिया है डी ई की माता है। देखो डी ई की माता है, ई की माता है डी, तो ई कौन हो गया इसका? जो भी बेटा या बेटी है, तो ई यहां पे आ जाएगा बेटा या बेटी, क्योंकि डी, बात वही है बेटा, जब डी का बेटा या बेटी है तो वो सी का भी होगा, और यदि सी का बेटा या बेटी है,
सी की बेटी बी है तो बी की बहन होगी या क्या होगा, भाई होगा। यहाँ पे देखो जेंडर क्लियर नहीं है ई का, हमें नहीं पता ई पुरुष है या महिला है तो छोड़ देंगे। तो हमें बताना है ई ए का क्या लगता है। देखो ए की मां, अब ये देखो मां का कौन हो गया, या तो भाई है या कौन है, मां की बहन है। अब मां का भाई है तो क्या लगेगा, ये मामा लगेगा, और मां की बहन है तो क्या लगेगी, ये मौसी लगेगी। तो यहां जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए ऑप्शन में दिया है मामा या मौसी। ध्यान रखना मामा या क्या लगेगा, मौसी। दोबारा देख लो इसको, ए बी का बेटा है तो देखो ए बेटा है, पुरुष है बी का, हमें बी का नहीं पता, अभी बी कौन है, यहाँ पे बी सी की बेटी है। अब हमें पता चल गया बी बेटी है किसकी, सी की। सी डी का पति है, सी डी का पति हो गया। आगे है डी ई की माता है, डी माता है ई की, तो इसका मतलब ई का पिता है, इसका पति हो जाएगा सी, और ये इसकी बेटी है तो ये बेटी की बहन होगी या भाई होगा। तो अब यहाँ पे पूछा है ई ए का क्या लगता है। अब देखो ई ए इसकी मां हो गई, यदि ये पुरुष है इसका भाई है तो ये मामा लगेगा, और यदि ये महिला है तो ये क्या लगेगी, मौसी लगेगी। तो ध्यान रखना ऐसे में क्या करेंगे हमें, मामा या मौसी। और यदि ऑप्शन में मामा या मौसी में से कोई एक होता, मान लो बाकी ऑप्शन यही है, यहां केवल मामा दे दिया तो मामा राइट होता, या केवल मौसी दे देता तो केवल मौसी राइट होती। तो ये आपका एक कंप्लीट पूरा पेपर हो चुका है। एक बार इस पेपर को अच्छे तरीके से करना, मैं आपको लगभग 40 से 50 पेपर करवाऊंगा, और एक बार यदि आप 40 से 50 पेपर कर लोगे तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन में आपके 2500 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपका कंप्लीट सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है।